अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट टाइम क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 लिया था और उसमें हम लोगों ने पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक प्रेस को अंडरस्टैंड किया था, उसको समझा था हमने। आज के लेक्चर में हम अपने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आज हमने इन कंसेप्ट्स को स्टडी करना है, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक्स कहाँ पे हैं, ये आपके बुक के अंदर बेटा पेज है 160 और 161, उसके ऊपर ये टॉपिक्स मौजूद हैं। पेज नंबर 160 to 161 उस पर ये टॉपिक्स मौजूद हैं। तो ओके बच्चों, तो हमने इन टॉपिक्स को स्टडी करना है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी को समझते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है ना। इलास्टिसिटी में सबसे पहले ये जानो कि तुम्हें पता क्या कुछ होना चाहिए बोर्ड के लिहाज से। तो बेटा यहाँ से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आने चाहिए, कुछ इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, डिफॉर्मेशन क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, ये कंसेप्ट्स भी इसमें आएंगे, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। आसान टॉपिक है, जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं इसको। देखो इसका पहले कंसेप्ट ले लो। कोई भी इलास्टिक बॉडी सोचो, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हमने एक तरफ से एक दीवार में फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे एंड को हमने फ्री छोड़ा हुआ है। अगर हम इसके दूसरे एंड पे, अभी देखो ये इस हालत के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स करके पड़ा हुआ है, यही इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो है, ये उसकी ओरिजिनल जो उसकी कह सकते हैं कि पोजीशन उसको ये शो कर रहा है। उस वक्त जिस हालत में है ये, उसको ये ऊपर वाली डायग्राम शो कर रही है। अगर हम इस स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ लगाई, बाहर को हमने कुछ फोर्स लगाई, तो ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये फोर्स कर क्या रही है, इस फोर्स के लगते ही स्प्रिंग की जो लेंथ है उसके साइज में चेंज आना शुरू हो रहा है, उसके लेंथ में, उसके साइज में चेंज आना शुरू हो रहा है, ठीक है, लेंथ बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखो लेंथ, यहाँ पे है लेंथ उसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग की जो लेंथ है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो L नोट से शो कर रहा हूँ मैं इसको, L नोट से, तो ये है उसकी ओरिजिनल लेंथ। फोर्स लगने के बाद आप देखो उसकी लेंथ चेंज हो गई है। अब उसकी जो लेंथ है बेटा, वो आप देख सकते हैं, वो हो गई है L। ये न्यू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है L, ठीक है। नो लेंथ हैज़ चेंज्ड, इट हैज़ चेंज टू L, बढ़ गई है वो। कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है सर, तो उसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करो और एक लाइन यहाँ से ड्रॉप करो, मतलब ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ के दरमियान में जो गैप है उसको ट्रेस करो और उसको मार्क कर लो। ये है उन दोनों के दरमियान में जो स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आया ना, उसको ये चीज़ शो कर रही है। इतनी स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया, डेल्टा L। दिस इज़ व्हाट चेंज इन लेंथ, है ना। लेंथ में कितना चेंज आया, चेंज इन लेंथ, ठीक है, दिस इज चेंज इन लेंथ। व्हाट इज दिस थिंग इज चेंज इन लेंथ, एंड व्हाट इज L, L इज बेसिकली न्यू लेंथ, नई जो लेंथ है, ठीक है। और L नोट क्या है, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब देखो हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगने से लेंथ चेंज हो गई, इतना चेंज हुआ और नई लेंथ L हो गई, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पे। इस फोर्स के लगाने के बाद, जैसे ही हम इस फोर्स को, बच्चों जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग है ये वापस आएगा। आप जानते हैं ऐसे होता है, जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, ये स्प्रिंग यहाँ से वापस आएगा, ये कोशिश करेगा ये पहली वाली लेंथ में वापस चला जाए, ये जिसकी ओरिजिनल लेंथ है ना उसमें वापस चला जाए बेटा। इसी चीज़ को कहते हैं इलास्टिसिटी। एक बॉडी की ये एबिलिटी कि जब आप उस पर फोर्स लगाओ तो उसकी लेंथ में, शेप में, वॉल्यूम में चेंज आ जाए, लेकिन जब तुम उस पर से फोर्स वो लगाना बंद कर दो, वो फोर्स हटा लो उससे, तो वो बॉडी वापस आ जाए अपनी पहली हालत के अंदर, अपनी पहली लेंथ को वापस ले ले, अपने पहले वॉल्यूम को वापस ले ले, अपनी पहली शेप को वापस ले ले। ये क्या है, ये है उसकी इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा तो बेटा देखिए डेफिनेशन इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, ये बॉडी की हो सकती है, मटेरियल की हो सकती है। टू रिस्टोर, वापस लेना, रिस्टोर का मतलब होता है टू रीगेन, टू रीगेन, दोबारा वापस ले लेना, है ना। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो फोर्स हमने लगाई है ना बेटा, इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो फोर्स हम लगा रहे थे, इस फोर्स को कह रहे हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। सीजीज टू एक्ट, सीजीज टू एक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सीजीज टू एक्ट का मतलब होता है फोर्स लगना बंद हो गई, फोर्स लगना खत्म हो गई, अब फोर्स नहीं लग रही। यहाँ पे हमने लगाई ना फोर्स यहाँ तक, फिर छोड़ दी,
इसके बाद हमने फोर्स को सीज कर दिया, तो इस वाली सिचुएशन की वो बात कर रहा है। फोर्स लगना हो गई बंद, तो क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। इसने अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ किया और रिस्टोर कर लिया अपने ओरिजिनल साइज़ को और शेप को, तो जिस पहले हालत में ये था उसी हालत में ये वापस चला जाएगा। ये क्या है, ये है इलास्टिसिटी। ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है जिसकी वजह से उसने ये किया है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरह याद करना। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखो स्प्रिंग की एग्जांपल है आपके पास। स्प्रिंग एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इलास्टिक बॉडी की। ऐसे बॉडीज़ जो इलास्टिसिटी को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज़, और जो नहीं शो करते उन्हें कहते हैं इन इलास्टिक बॉडीज़। इन इलास्टिक बॉडीज़ की एग्जांपल पेज हो सकता है ना, बुक का पेज, उसको आप जैसे ही उसको आप फोल्ड करते हो तो वो वापस नहीं आता भी तो बहुत थोड़ा आता है। तो ऐसे बॉडीज़ को जो कि इलास्टिसिटी को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज़, और जो नहीं करते उन्हें बोलते हैं इन इलास्टिक बॉडीज़। ठीक है बेटा, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में। हमने आपको बताया कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, ये जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, जिन बॉडीज़ में होगी उन्हें बोलेंगे इलास्टिक बॉडीज़, और जिनमें नहीं होगी उन्हें बोलेंगे इनइलास्टिक बॉडीज़। इलास्टिक बॉडीज़ की एग्जांपल्स में हमने आपको स्प्रिंग और रबर बैंड बता दिया। अब हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग फोर्स। बेटा जब हम ये फोर्स लगा रहे थे स्प्रिंग के ऊपर, तो हम देख रहे थे कि इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा था, स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आ रहा था। तो बेटा वो फोर्स जो जब किसी बॉडी पे लगे और उस पे लगने की वजह से उस बॉडी की लेंथ में, उसकी शेप में, उसके वॉल्यूम में, उसके साइज़ में चेंज आना शुरू हो जाए, बेटा उस फोर्स को बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, और इस चीज़ को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफॉर्मेशन। ये देखिए लिखा हुआ है हमने, अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट कॉजेज चेंज इन शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये आपकी बुक में लिखी हुई है। इस डेफिनेशन जो पिंक बॉक्स में लिखी हुई है, इसके ऊपर लिखी हुई है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगी। और ये जो फिनोमेना है इसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन। तो ये हमारा इलास्टिसिटी का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो है स्ट्रेस। थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है इसके साथ स्ट्रेस। समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। इसका ना कंसेप्ट बच्चों को आमतौर पे नहीं होता, तो इसका कंसेप्ट पहले हम समझेंगे, फिर हम इसको डिटेल में लेके जाएंगे। सबसे पहले ये जानो कि यहाँ से बोर्ड में क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। ठीक है, पता क्या होना चाहिए आपको, डेफिनेशन, फार्मूला और एसआई यूनिट। ये चीज़ें बहुत आसान है तीनों। चले सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले कंसेप्ट ले लेते हैं। स्ट्रेस होती क्या है? आमतौर पे इसको फोर्स के तौर पे समझा जाता है, तो ऑब्वियसली फोर्स के साथ इसका लिंक समझो। इसको क्या चीज़ है ये मेरे पास ना एक रोड है, मान लो आयरन का एक रोड है। ठीक है, आयरन का एक रोड है, और इसके दोनों तरफ मैंने किसी मशीन से फोर्स लगाई हुई है। ये फोर्स मैंने आपको शो कर दी है, इस हैंड पे भी लगाई हुई है और इस राइट वाले हैंड पे भी लगाई हुई है। अब देखो, जब मैं इस पे ये फोर्स लगाऊंगा, ऑब्वियसली इस फोर्स की वजह से इसके अंदर डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, मतलब इसकी लेंथ में कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा, एरिया कुछ घटना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ओके हो गया सर। लेकिन एक चीज़ देखो, जब हम इस पे ये फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये जो आयरन के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, वो भी तो उस फोर्स को अपोज करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा होगा। मतलब ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये जो बाहर वाली डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो कि असल में एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर जो लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से इस मटेरियल के अंदर भी कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो कोशिश करेंगी कि मटेरियल में जो चेंज आ रहा है उसको रोका जाए। और वो जो फोर्सेस होंगी वो इन दोनों फोर्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट होंगी, मतलब इस फोर्स के ऑपोजिट उस तरफ और इस फोर्स के ऑपोजिट इस तरफ। तो हम इस फोर्स के रिएक्शन में इस मटेरियल में जो फोर्स पैदा हो रही है वो आपको दिखाना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ सेंटर से काटते हैं, काट के इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाते हैं आपको। तो मान लो ये हमने कुछ हिस्सा काट लिया ऐसे करके, ये कुछ हिस्सा आपको अंदर वाला है, काटा नहीं है, बस आपको ऐसे शो कर रहे हैं। मान लें, आप इमेजिन कर लें कि ये कुछ हमने सेंटर वाला पार्ट ले लिया, ये कुछ हमने सेंटर से कुछ ऐसे करके, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे महसूस होगा जैसे यहाँ मटेरियल अंदर को कुछ फोर्स लगा रहा है, अंदर को फोर्स लगा रहा है बेटा ऐसे। तो इस फोर्स के रिएक्शन में मटेरियल ने अपने अंदर जो फोर्स, मटेरियल के अपने अंदर जो फोर्स लग गई, जो मटेरियल के अपने अंदर लग रही है, उस फोर्स की वजह से पैदा होती है स्ट्रेस। वो फोर्स बेसिकली स्ट्रेस बनाती है। एक्सटर्नल फोर्स के लगाने के नतीजे में बॉडी के अपने अंदर भी फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। वो फोर्सेस उस बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो फोर्सेस उस बॉडी में कितना कितना और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं स्ट्रेस।
तो स्ट्रेस की जो कंसेप्ट वाली बात है वो यहाँ लिखी हुई है, स्ट्रेस इज द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ये जो अंदर उसके अंदर पैदा हो रही हैं फोर्सेस, ये जो हम लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हम मशीन से लगा रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल के अपने अंदर लग रही है इन लगाई हुई फोर्सेस के नतीजे में, इन फोर्सेस के रिजल्ट में जो मटेरियल के अंदर फोर्स लग रही है बेटा, वो क्या है, उस फोर्स से बन रही है स्ट्रेस, वही फोर्स बना रही है स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस होती है बेटा, ये हमें क्या बता रही होती है, ये हमें उन्हीं इंटरनल फोर्सेस के बारे में बता रही होती है जो मटेरियल में प्रोड्यूस हो रही होती हैं बाहर की लगाई हुई फोर्सेस के नतीजे में। तो ये डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस विद इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस कितना कितना लग रही हैं, है ना, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ज़्यादा लग रही हैं, कम लग रही हैं, कितनी इंटरनल फोर्सेस होंगी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी आपका फेल हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना। ये सब कुछ हम स्ट्रेस के थ्रू पता लगा सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। आइए इसकी वो डेफिनेशन देखते हैं जो बुक में लिखी हुई है। बुक में तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि स्ट्रेस बेसिकली है क्या। स्ट्रेस इज बेसिकली इट इज़ अ फोर्स, it is a force, stress is basically the force acting per unit area on the surface of a body। एक बॉडी की एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही होती है बेटा, उसे हम स्ट्रेस बोल देते हैं, सिंपल। ओके बच्चों, तो ये देखिए, स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो हमने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, यहाँ हमने आपको समझाया कि ये जो फोर्स है ना, बेसिकली ये कौन सी फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्ट्रेस वाली फोर्स हमेशा इंटरनल फोर्स होगी, ठीक है। तो ये इंटरनल फोर्स है जो मटेरियल के अपने अंदर लग रही है, उसके लिए आपको ऐसा कुछ काटना पड़ेगा, उसको सेंटर से कैसे काट के दिखाना पड़ेगा उसको। फिर जो इंटरनल फोर्स लग रही होगी एरिया के ऊपर, ये एरिया है जिस पे ये फोर्स लग रही है, उस एरिया से इसको डिवाइड कर दो तो आपको वो स्ट्रेस मिल जाएगी। कितनी फोर्स है और कितने एरिया पे लग रही है, इस पूरे गोलाई वाले एरिया पे लग रही है, ये सारा एरिया जो है वो इस पे लग रही है, ये एरिया ए आ गया, इसको इस पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी। ये बताना क्या चाह रही है, ये हमें ये बताना चाह रही है कि आपकी अप्लाई करदा फोर्सेस के नतीजे में बॉडी के अंदर जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, ये उसके बारे में हमें आइडिया देना चाह रही है। और हमने बताया आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रेस के बारे में पता है तो हम उससे मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं कि वो उसके अंदर कितनी फोर्सेस पैदा हो जाएं तो आपका वो मटेरियल फ्रैक्चर नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाएं तो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा, वो बॉडी आपका फेल हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ओके, इसका फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है जो हमने प्रेशर में पढ़ रखा है, और देखिए डेफिनेशन से भी वही आ रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स कितनी लग रही है इंटरनली और कितने एरिया पे लग रही है, इन दोनों से मिलेगी हमें स्ट्रेस। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बड़ा आसान है, हमने आपको बताया हुआ है कि जब हमने यूनिट निकालना होता है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेस का यूनिट बराबर होगा फोर्स के यूनिट के डिवाइडेड बाय एरिया के यूनिट के। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, है ना, न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और आपने सही गैस किया होगा, इसको हम पैस्कल भी बोलते हैं, पास्कल या पैस्कल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू पीए, पीए स्टैंड्स फॉर पास्कल। तो ये हमारा स्ट्रेस का टॉपिक खत्म हो गया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है, हाँ ये स्केलर क्वांटिटी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका सिंबल क्या होता है। बेटा इसका सिंबल, स्ट्रेस का अपना कोई एक सिंबल नहीं होता, स्ट्रेस की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हर टाइप के अलग अलग सिंबल होते हैं, इसलिए हमने आपको इसका सिंबल नहीं बताया उस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हर टाइप का कोई अलग सिंबल होता है। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ है, उसका नाम है स्ट्रेन, इसको भी समझ लेते हैं। बेटा इसमें से भी आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। चीज़ें जो आपने याद रखनी है बच्चा, वो क्या है, स्ट्रेन क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, फिर टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है और उसका यूनिट क्या है। ये कुछ 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। आइए इसका कंसेप्ट लेते हैं। बच्चों आपको पता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं अगर ये चेंज प्रोड्यूस करे, है ना। तो इस फोर्स के नतीजे में बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, जो हमने पढ़ ली। हमने ये भी तो आप होगा ना कि जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी की लेंथ में, इसकी शेप में, साइज में चेंज आ जाएगा, है ना, जो बात हमने यहाँ भी डिस्कस की थी, ठीक है। अब उस चेंज को भी डिस्क्राइब करने के लिए कोई क्वांटिटी तो होनी चाहिए हमारे पास, बिल्कुल होती है, और उस क्वांटिटी का नाम है स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट देखो,
ठीक है बेटा। तो हमारी अप्लाई करदा फोर्स के नतीजे में बॉडी में जो चेंज आया उसमें जो डिफॉर्मेशन हो गई है ना, डिफॉर्मेशन से मुराद हमने समझ लिया था कि डिफॉर्मेशन का मतलब होता है उसकी साइज़ में, शेप में या वॉल्यूम में जो चेंज आ गया है ना, उस चेंज को बताने वाली भी तो कोई क्वांटिटी होनी चाहिए सर, है ना। उस क्वांटिटी का नाम है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन इज ए क्वांटिटी, कंसेप्ट देखो कंसेप्ट, स्ट्रेन वो क्वांटिटी होती है दैट डिस्क्राइब्स द डिफॉर्मेशन दैट अकर्स विद इन द बॉडी। बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुई है ना, जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है फोर्स के लगाने के नतीजे में, उस बदलाव को बताएगी स्ट्रेन। ठीक है, बॉडी में जो फोर्सेस पैदा हुई हैं उसको बताएगी स्ट्रेस, और बॉडी में जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है उसको बताएगी स्ट्रेन। ठीक है, अब ये स्ट्रेन की डेफिनेशन बुक में जो लिखी हुई है उसको हमने थोड़ा इजी वे में लिख दिया है यहाँ पे। रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम। ये जो चेंज इन लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम होता है ना, इसी को तो डिफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम, इसी को तो हम डिफॉर्मेशन कहते हैं ना। जो डिफॉर्मेशन हुई बॉडी के अंदर उसको कंपेयर करना है हमने किसके साथ, ओरिजिनल लेंथ, शेप और वॉल्यूम के साथ, उसके साथ। तो चेंज इन लेंथ को कंपेयर करो ओरिजिनल लेंथ के साथ, चेंज इन शेप को कंपेयर करो ओरिजिनल शेप के साथ, चेंज इन वॉल्यूम को कंपेयर करो ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास स्ट्रेन आ रही है। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट स्ट्रेन इज। इट गिव्स यू द कंपैरिजन ऑफ चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम विद ओरिजिनल लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। ये हमें डिफॉर्मेशन के बारे में बताती है। इसकी फील ये है कि हमें बताएगी कितना चेंज आ रहा है, उसके बारे में बताएगी। टेंसाइल स्ट्रेन, इसको भी समझ लेते हैं। स्ट्रेन में बहुत सारी आगे टाइप्स होती हैं। जैसे स्ट्रेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वैसे स्ट्रेन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उसमें से एक होती है टेंसाइल स्ट्रेन। ये कौन से वाली है? टेंसाइल स्ट्रेन हमें स्पेसिफिकली बताती है डिफॉर्मेशन ड्यू टू चेंज इन लेंथ, लेंथ की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुई है उसके बारे में बताती है। तो देखो बच्चे, इसका फार्मूला और इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही है। तो इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ, रोको इसको रोको,